नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मनी जानी बायोलॉजी पर। आज हम सेकंड लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस का एलडीसी और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। पहली क्लास हमारी हो चुकी है जिसके अंदर हमने 3 टॉपिक किए: गुणसूत्रों की संरचना, डीएनए और आरएनए और सेंट्रल डोग्मा। इन तीनों टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से टू द पॉइंट मैंने आपको पहली क्लास में करवाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको पहले आप वो लेक्चर जरूर अटेंड करें। आज के इस लेक्चर में हम फिर से 3 टॉपिक और कवर करेंगे और ऐसे ही कर करके हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ हमारा सिलेबस कवर करेंगे। आज के 3 टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले आनुवंशिकी जो है उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली जिसे हम कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड है जिसका हमें मतलब समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार के 7-8 शब्द है जिसको हम समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें क्योंकि एलडीसी का जो साइंस आती है उसके अंदर उसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप करोगे, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट पढ़ोगे तो भी आप काफी सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो उन 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है वो अपने सिलेबस को वास्ट नहीं कर लेना है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम सही बता रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आपके 80% बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली आनुवंशिकी से संबंधित। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम। 3 नियम हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और तीसरी बात हम पढ़ेंगे मनुष्यों के अंदर लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन दी ह्यूमंस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आज के हमारे रहने वाले हैं और इन तीनों पे हम पूरी कमांड आपकी करवाएंगे अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहोगे, कंसंट्रेट होके बने रहोगे, फोकस्ड होके बने रहोगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है ये आनुवंशिकी से संबंधित है। 3 टॉपिक जो हमने अभी आपको बताए वो आनुवंशिकी से संबंधित है, तो इसलिए जेनेटिक्स का थोड़ा सा परिचय हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा परिचय हमें कर लेना चाहिए। क्या परिचय कर लेना चाहिए? सबसे पहले जो आनुवंशिकी होती है वो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन मतलब इसका अर्थ क्या है या परिभाषा आप कह सकते हैं। किसका? आनुवंशिकी का। आनुवंशिकी कहते किसे हैं? तो आनुवंशिकी की एक सिंपल सी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, लक्षणों की वंशागति तथा भिन्नताओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है विज्ञान की, जिस शाखा में, ऐसे लिख दो, विज्ञान की, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। जैसे कि अपन जीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में, रसायनों का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में, उसी प्रकार जो लक्षणों की वंशागति होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण जाते हैं तो उधर जाने के लिए वो तो अलग एक है, लेकिन जिस चीज के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर विज्ञान की इसको हम पढ़ते हैं उसे हम आनुवंशिकी नाम देते हैं। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखना है कि आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं, इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बहुत सिंपल सी। चलो, दूसरी हमें चीज जो जाननी है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के पिता कौन है? आनुवंशिकी के पिता हर एक बच्चे को याद है, वो है ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। ये आनुवंशिकी के पिता कहा जाते हैं। क्यों?
क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है इससे रिलेटेड कार्य किए। इन्होंने जो कार्य किए वो मटर के पौधे पे किए। मेंडल ने अपने आनुवंशिक कार्य, जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं सबसे क्वेश्चन बन सकता है, एक सिंगल पॉइंट भी बिना मतलब का नहीं है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग मटर के पौधे पर किए, मटर के पौधे पर किए। समझ आ रही मेरी बात? मटर के अलावा कुछ अन्य पौधे हैं जिनके भी नाम आप ध्यान रखोगे, अन्य पौधे जिनके ऊपर मेंडल ने काम किया। अन्य पौधे कौन से हैं? तो एक उसमें आपको नाम याद रखना है होकवीड, होकवीड, और एक नाम आपको याद रखना है लेबलेब। ये दो नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आया एक बार कि मेंडल ने मटर के अलावा अन्य किन पौधों पर जो है अपने आनुवंशिक प्रयोग किए या अन्य किन पौधों पर अपने कार्य किए, तो उसमें आपको फिर ये एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब ऑप्शन के तौर पे मिल सकते हैं, एक तो होकवीड और एक लेबलेब। अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है उससे बन सकता है आनुवंशिकी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए साइंस की वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर लक्षणों की या आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट, आनुवंशिकी के पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। तीसरी बात, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? मटर का पौधा। चौथा क्वेश्चन, मटर के पौधे के अलावा मेंडल ने अपने कार्य किस पौधे पे किया? तो या तो इसमें एग्जांपल होकवीड मिल सकता है आपको ऑप्शन में, या आपको लेबलेब, या दोनों। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अभी के लिए याद रखने हैं, ठीक है। अब मेंडल के बारे में, कौन थे मेंडल, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूं। वैसे आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेंडल जो थे वो एक ऑस्ट्रिया, जो आप देश नाम सुना होगा, उसमें पादरी थे, मॉन्क थे। जैसे कि अपने मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं, उसी प्रकार जो चर्च होती है, चर्च के अंदर मॉन्क होते हैं, पादरी होते हैं। तो वो एक पादरी थे, और इनका जन्म जो है वो 22 जुलाई 1822 के अंदर हुआ, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 के अंदर ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मुझे नहीं लगता आ गया, क्योंकि सिलेबस में हमारे है नहीं, ठीक है। तो इतनी चीजों को आप नोट करो, फिर मैं आपका जो टॉपिक है हमारा आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली, उस पर आऊंगा, ठीक है। क्या क्या शब्दावली हमें जो पढ़नी है, कुछ वर्ड हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा मनी जानी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा। एकदम शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, दोनों का मिक्सचर है, मतलब कुछ भी मान सकते हो उसको, ठीक है। मतलब वो नोट्स पढ़ने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ इस प्रकार के अमेजिंग नोट्स हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ फोकस्ड होके पढ़ो, बस सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होके पढ़ना है। अगर आप लिखना चाहो, खुद के नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी मैं अन्यथा नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके बाद ये सेम नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ सिर्फ क्या करना है, आपको पढ़ना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये मैं आपसे विनती करूंगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। अभी हम सिलेबस के टॉपिक पे तो आए ही नहीं है, अभी आएंगे। वो क्या है? वो है मेंडल की वंशागति के, सॉरी, आनुवंशिकी की शब्दावली, ठीक है। लिख देता हूं मैं शब्दावली। इसमें जो पहला शब्द है वो है लक्षण, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कैरेक्टर, लक्षण। बहुत सिंपल है लक्षण, ऐसे कोई स्काई रॉकेट चीज नहीं है। लक्षण क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा तुम्हारी आंखों का रंग, तो आंखों का रंग ये क्या है? तुम्हारा एक लक्षण है। जैसे कि मैंने कहा तन्ने की लंबाई, तो वो क्या है? उस पेड़ का एक लक्षण है। तो यही सिंपल सी बात है, एक जीव की एक विशेषता, जीव की
विशेषता, इतनी सी बात याद रखनी है। जीव की विशेषता, एग्जाम्पल के तौर पे तने की लंबाई, या फिर आंखों का रंग, समझ आ गए। अब इसी से जुड़ता मिलता शब्द है एक ट्रेट, विशेषक। इसे इंग्लिश में बोलते ट्रेट। विशेषक को विप्रियासी लक्षण कहा जाता है, विप्रियासी लक्षण। ये क्या होता है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेट। ठीक है, ये क्या होता है? अब आपको ये समझ में आ गया कि लक्षण क्या होता है, यानी कि जीव की एक विशेषता। कुछ भी मैं एक्स वाई जेड कह रहा हूं, जैसे कि तन्ने की लंबाई कह दी मैंने, ठीक है, तन्ने की चौड़ाई, सॉरी, उसके अंदर पत्तियों का जो है रंग कैसा है, फूलों का रंग कैसा है, कुछ भी मैंने कह दिया, सीड का शेप कैसा है, तो वो उसका एक कैरेक्टर हो गया। लेकिन हर एक, आप सोचिए, अब जो भी आप कैरेक्टर सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं एक्स वाई जेड, आप अपने मन में एक कोई भी लक्षण सोचिए, पौधे का, जंतु का। अब जो लक्षण है उसके दो अलग अलग रूप होंगे, दो भिन्न भिन्न रूप होंगे। कैसे? समझिए, जैसे कि तने की लंबाई मैंने बात की, तो तने की लंबाई उस पौधे का लक्षण है। लेकिन जो तने की लंबाई है वो दो तरह की हो सकती है, या तो तने की लंबाई मतलब तना जो है वो लंबा हो सकता है, या वो बौना हो सकता है। तो एक ही लक्षण के जो दो विभेद्य रूप है, दो अलग अलग रूप है, उसे हम ट्रेट कहते हैं, या उसे हम विप्रियासी गुण कहते हैं। विप्रियासी गुण मतलब अलग अलग गुण, एकदम अपोजिट। जैसे कि लंबा, बोना। जैसे कि मैंने कहा आपकी आंखों का रंग, तो आंखों का रंग जो है, या तो आपकी आंखों का रंग ब्लैक हो सकता है, या सफेद आंखें हो सकती है ना। तो ये जो चीज है ये आपको यहां पे लिखनी है कि एक ही लक्षण के, एक ही लक्षण के दो विभेद्य रूप, एक ही लक्षण के दो विभेद्य रूप। जैसे कि तने की लंबाई में या तो तना लंबा हो सकता है, या तना बौना हो सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। या फिर आंखों का रंग मैं बात करूं, तो या तो आंखों का रंग भूरा हो सकता है, या काला हो सकता है। तो हमें जो एक ही लक्षण के दो अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं, उसे हम ट्रेट कहते हैं, विशेषक कहते हैं, विप्रियासी गुण कहते हैं। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? दो टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा अलग चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा है वो आता है, उसे हम कहेंगे एलील। क्या कहेंगे? एलील। ठीक है, हिंदी में इसको, हिंदी वाले बच्चे सोच रहे सर एलील का हिंदी बताओ, तो आप एलील लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में वो मैं लिख भी देता हूँ, युग्म विकल्पी होता है, लेकिन क्या पता वो हिंदी में एलील लिख देगा, फिर क्या करोगे, है ना। तो इंग्लिश का वर्ड जो है वो साइंस में कुछ कुछ याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम कहोगे हिंदी में आ गया, है ना, वो एलील ऐसे लिख देगा, फिर ये लो एलील। अब तुमने एलील पढ़ा ही नहीं, होता क्या है, तुमने तो युग्म विकल्प ही पढ़ा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये आपको दोनों नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे, या फिर एक रख लो। अंग्रेजी का तो आप याद एक ही रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप हिंदी का नाम याद रख रहे हो ना, तो आपको इंग्लिश का भी याद होना चाहिए, दो दो माता पक्षी है। तो इससे अच्छा है एक ही याद कर लो, एलील, है ना। तो ये तो फिर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में तो एलील ही देगा, युग्म विकल्प तो दे नहीं सकता। ठीक है, तो ये अलील क्या होती है, देखो। अलील को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके चलता हूँ, ठीक है, पीछे से लेके चलता हूँ। आप सबको पता है हमारी जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र को जब आप खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए को जब आप खोलेंगे तो उसमें क्या होते हैं, जीन होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि डीएनए के अंदर जीन होते हैं, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। मतलब कि जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र वो एक डीएनए का संघनित रूप है। मतलब डीएनए को ऐसे एकदम लपेट के रखा हुआ अपना अच्छी तरीके से, ताकि कम जगह में वो आ सके। इसे जो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। वो हमारा खैर टॉपिक नहीं है, लेकिन वो है तो एक तरीके का डीएनए ही ना। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो डीएनए है वो बहुत लंबा होता है। अगर वो ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा रहेगा तो फिर एक छोटे से केंद्रक में वो कैसे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए उस डीएनए को एक बहुत ही अच्छी तरीके से पैकेज्ड करके रखा जाता है, लपेट के रखा जाता है। और जब वो लपेट जाता है, एकदम छोटा सा बन जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं गुणसूत्र, है ना। तो जो गुणसूत्र होता है उसके ऊपर जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीन जो होते हैं, जीन
गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, रेखीय क्रम में स्थित होते हैं, रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। अब क्या होता है, एक ही जीन के दो थोड़े से भिन्न रूप अलील कहलाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात को? अलील क्या होता है, एक ही जीन होता है ना, उसके थोड़े से भिन्न रूप। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़े से भिन्न रूप का क्या मतलब हुआ? आप सबको पता है हमारे शरीर के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, या मैं यूं कहूं 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है? तो हर जोड़ा जो होता है, ये जोड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो गुणसूत्र आपस में सेम रहते होंगे, तभी तो इसको जोड़ा देते थे। ऐसे तो नहीं है कि 46 के 46 अलग गुणसूत्र है फिर हम इसको जोड़ा कह रहे हैं, ये नहीं है। 46 गुणसूत्र को 23 जोड़े गुणसूत्र कहने का मतलब है कि इसमें दो गुणसूत्र आपस में सेम रहते होंगे। क्यों? क्योंकि एक गुणसूत्र हमारा जो है वो माता से आता है और एक गुणसूत्र हमारा पिता से आता है। तो इस वजह से ये एक गुणसूत्र बन गया, एक जोड़ा इसका हो गया। गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, ये बात मैंने पिछली क्लास में भी क्लियर की थी। तो अब ये जो है, अब मैंने कहा गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं, बिल्कुल गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्र है, यहाँ पे भी जीन और यहाँ पे भी जीन। अब ये जो है ये समजात गुणसूत्र है। ये क्या है? समजात गुणसूत्र। तो यहां पर जो एक मदर से आया है, वही एक क्या आया है, फादर से आया है। ठीक है, इस वजह से ये एक ही जीन के थोड़े से भिन्न रूप है, एक ही जीन के। ये बात अगर आप ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि एलील क्या होती है, ये समझाना चाह रहा हूं। अलील मैंने ये कहा कि एक ही जीन के थोड़े भिन्न रूप। अब आप कहेंगे सर थोड़े भिन्न रूप का क्या मतलब हुआ? थोड़े भिन्न रूप का मतलब है, मान लो एक जो जीन है, वो एक जीन आपके आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी है, तो जो दूसरा थोड़ा भिन्न है वो भी आंखों के रंग के लिए ही उत्तरदायी है। लेकिन एक जीन अगर आंखों के रंग में सॉरी आंखों के रंग में अगर भूरी कलर की आंख को डिनोट करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि भूरी रंग की आंख बने, लेकिन दूसरा वाला जीन चाहता है कि ब्लैक कलर की आई बने। दोनों का काम क्या है? दोनों जीन जो है वो आंखों के रंग को ही निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से भिन्न है। थोड़े से कैसे? क्योंकि एक चाहता है कि वो ब्लैक कलर की आई बनाए, एक चाहता है कि वो ब्राउन कलर की आई बनाए। तो इसे कहते हैं अलील। समझ में आई कि नहीं आई? छोटा सा पॉइंट में इधर और नोट कर देता हूं आपको समझने के लिए। एलील सेम लक्षण के लिए होते हैं, लेकिन अलग अलग विशेषक ट्रेट को निर्धारित करते हैं। इस बात का मतलब कौन कौन समझ गए? लक्षण दोनों का एक है। मान लो एक जीन है ए जो मदर से आया हमारे अंदर, और एक जीन है बी जो फादर से आया। दोनों का काम एक ही है, तने की लंबाई या आंखों का रंग निर्धारित करना। दोनों एक ही लक्षण को क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। लेकिन अब उसके ट्रेट अलग अलग हो जाएंगे, और अगर ट्रेट अलग अलग हो जाएंगे तो ऐसे दो जीनों को हम क्या कह देते हैं? एलील कह देते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता भाई, इससे सिंपल भाषा में नहीं समझा सकता। और अलील हमेशा समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अलील हमेशा कहां पे पाए जाएंगे? समजात गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। अलील हमेशा समजात गुणसूत्र पर मिलेंगे आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, अब हम पढ़ेंगे कुछ और कैरेक्टर, कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक होता है होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि होमोजाइगस, इसे कहते हैं समजातता।
और एक होता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस यानी कि इसे कहते हैं विषम जातता। यह बहुत सिंपल है, अगर आपको अलील समझ में आ गया। समजातता का मतलब दो समान अलील का जोड़ा, दो समान अलील का जोड़ा। और विषम जातता का मतलब है दो अलग अलग या भिन्न भिन्न एलील का जोड़ा। समझ आ रही मेरी बात को? होमोजाइगस का मतलब है दो समान प्रकार के एलील जो हैं उसका जोड़ा अगर होगा तो उसे कहेंगे होमोजाइगस। और हेट्रोजाइगस में दो असमान प्रकार के या अलग अलग एलील का जोड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए, एक होती है डोमिनेंट अलील और एक होती है रेसेसिव अलील। एक होती है डोमिनेंट अलील यानी कि प्रभावी युग्म विकल्पी, और एक होती है रेसेसिव अलील। रेसेसिव अलील, रेसेसिव अलील का मतलब है अप्रभावी युग्म विकल्प। इसका क्या मतलब हुआ समझो। अब दो अलील है, दो अलील ले रहे हैं, वो चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, है तो दो अलील। उन दो अलील में से, दो अलील में से जो अपने आप को किसी भी अवस्था में प्रकट कर सकती है, किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था का मतलब क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस में भी और होमोजाइगस में भी। ये होगी आपकी डोमिनेंट अलील, जो डोमिनेंट करती है। चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, मतलब कि दोनों अलील समान हो, या हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि दोनों अलील डिफरेंट डिफरेंट हो, दोनों कंडीशन में जो अलील अपने आप को प्रकट कर पाती है। इसका क्या मतलब हुआ सर प्रकट करने का? अभी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ेंगे, एक संकर संकरण पढ़ेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ जब करवाते हैं तो उसमें हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है F1PD में। तो शुद्ध लंबा पौधा जो है, शुद्ध लंबा नहीं, लंबा पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो लंबे पौधे क्या है वहां पे, डोमिनेंट है, क्योंकि जो अपने आप को प्रकट करता है वो डोमिनेंट होता है। और जो बोना पौधा है वो रेसेसिव है, क्योंकि वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यही बात मैं समझा रहा हूं। रेसेसिव अलील यह है अपने आप को केवल होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रकट कर पाती है, हेट्रोजाइगस में नहीं। है ना, इसको समजातता नहीं कहते, सम युग्मजी कहते हैं, सम युग्मजी, और इसे कहेंगे विषम युग्मजी। है ना, तो सिंपल सा आप यूं समझो, डोमिनेंट अलील का मतलब जो किसी भी कंडीशन में अपने आप को प्रकट कर पा रहे, लेकिन जो रेसेसिव अलील है वो केवल सम युग्मजी अवस्था में, यानी कि दोनों अलील अगर समान होगी तो फिर तो वो प्रकट हो ही जाएगी, जो भी प्रकट हो रही है दोनों समान है, तो वो ये सिर्फ और सिर्फ इसी अवस्था में प्रकट कर पा रही। अगर दोनों अलील अलग अलग है, सिंपल सी बात इतनी सी समझ लो, दोनों अगर अलील अलग अलग है तो उस अलील में से जो अपने आप को प्रकट कर रही है वो डोमिनेंट, और जो दब जा रही है, जो प्रकट नहीं हो पा रही है, वो रेसेसिव। बस इतनी सी बात आपको समझना है। ठीक है, मिटाऊं इसको मैं, ये क्लियर है? अब दो पॉइंट हमें और समझने हैं, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। फिर हमारा यहां आज का काम, फर्स्ट जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। मिटाऊं मैं इसको, चलो नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, आप बस समझते जाओ। कौन सा था पता नहीं, मैं नंबर भूल गया। एक हो जाएगा आपका फिनोटाइप, जिसे हिंदी में कहेंगे लक्षण प्ररूप, और एक होता है हमारा जीनोटाइप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीन प्ररूप। ये क्या होता है ध्यान से सुनो। फिनोटाइप का मतलब है जो कुछ भी हमें बाहर से जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं,
उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि तने की लंबाई, तने का चौड़ाई, या फिर फूलों का रंग, जो कुछ भी हमें बाहर से दिखाई देता है वो होती है क्या, फिनोटाइप। जो लक्षण बाहर से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा टी और टी, तो ये किसको डिनोट करता है, लंबापन को। इसका मतलब ये लंबा है। मैंने यहां पे लिखा टी और टी, तो ये भी किसको डिनोट करता है, लंबे को। हालांकि ये जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस अब जस्ट पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा और समझो कि टी और टी यानी कि कैपिटल टी भी लंबे को डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी लंबे को डिनोट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, लंबा। बाहर से हमें क्या दिख रहा है, लंबापन, और यही फिनोटाइप है। लेकिन ये जो लंबा है इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो तो टी और टी है, मतलब दोनों कैपिटल टी है। जबकि ये जो लंबा पौधा है इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, मतलब डिफरेंट है दोनों से। तो इसे ही हम जीनोटाइप कहते हैं। यानी कि सिंपल सा, लक्षण स्वरूप को यानी कि फिनोटाइप को दर्शाने हेतु अक्षरों का प्रयोग या बाहरी लक्षणों का जेनेटिक मेकअप, ठीक है, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, अंदर से वो कैसा है तो दोनों ही लंबे ना भाई। लंबा कैपिटल टी ये भी है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। ये हमें बाहर से लंबा दिख रहा है, ये तो फिनोटाइप हो गया, लेकिन उसका जो जीनोटाइप है वो इस लंबे वाले पौधे का कैपिटल टी है, और इस लंबे वाले पौधे का कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो दोनों का जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप, वो अलग अलग हो गया। ये चीज आपको समझनी थी फिनोटाइप और जीनोटाइप के अंदर। अब एक छोटा सा, एक लास्ट हमारी टर्मिनोलॉजी और बची हुई है, जीन। जीन जीन क्या होता है, जीन क्या होता है सबको पता है कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है। अब जीन जो होता है ना, उसी को मेंडल ने कारक कहा। मेंडल ने इसको कारक कहा था। कारक मतलब फैक्टर। और बाद में एक वैज्ञानिक आता है जोहानसन। कौन आते हैं, जोहानसन। जोहानसन ने इसे जीन नाम दे दिया। चीज तो एक ही है, कारक कहो जीन कहो, अभी हम जीन कह रहे हैं, जीन नाम दे दिया। तो ये चीज है, जोहानसन ने जीन नाम दिया, मेंडल उसको कारक कहा जाता था, ठीक है। तो ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए, इतने शब्द आपको याद होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट हमारा जो है मेंडल के नियम, उस पर मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब मेंडल का नियम समझने से पहले मैं तुम्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा। क्यों, क्योंकि मेंडल का जो प्रथम और द्वितीय नियम है ना, 3 नियम है मेंडल के, जिसमें से पहला नियम प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, दोनों मेंडल के एक संकर संकरण जो उसने क्रॉस किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें जो रिजल्ट मिला उसी के बेसिस पे दिए गए, यानी कि वो रिजल्ट को नियम के रूप में लिखा गया है। तो पहले हम नियम समझेंगे, सॉरी मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझेंगे, उसके बाद नियम पे आएंगे। तो एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण का मतलब क्या है, इसमें केवल एक लक्षण लिया जाता है, और वो एक लक्षण जनरली हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो होता है स्टेम हाइट। स्टेम का मतलब तना, हाइट का मतलब लंबाई, यानी कि तने की लंबाई, ये लक्षण लिया जाता है। अब जो तने की लंबाई है, या तो वो तना लंबा हो सकता है या वो तना बोना हो सकता है, ठीक है। तो लंबा या बोना, दो तरीके से तना हो सकता है, या तो वो लंबा हो सकता है और या फिर वो बोना हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को, तने की लंबाई हम इसमें लेंगे। लंबापन जो है ये इसका प्रभावी लक्षण है, यानी कि अपने आप को जो प्रकट कर पाएगा वो लंबा है, और ये इसका अप्रभावी लक्षण है, बोनापन। अब मेंडल ने क्या किया,
इसने एक लंबे शुद्ध पौधे का संकरण बोने शुद्ध पौधे के साथ करवाया। मैं शुद्ध यहां पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एकदम प्योर है। एक होता है हाइब्रिड, जैसे कि टी और टी, लंबा तो ये भी है, लेकिन ये क्या शुद्ध लंबा है? बिल्कुल नहीं। शुद्ध लंबा है कैपिटल टी कैपिटल टी, ये शुद्ध लंबा है। ये क्या है? ये शुद्ध लंबा नहीं है, ये हाइब्रिड लंबा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो इसने एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया। साइड में लिख देना, ये शुद्ध बोना, ये शुद्ध लंबा, इसके साथ में करवाया। तो इसे जो है F1 पीडी जो हमें मिलेगी, इसमें सबसे पहले जब संकरण करवाएगा, संकरण का मतलब मेटिंग करवाना, उनके अंदर जब मेटिंग करवाएंगे तो F1 पीडी मिलेगी, यानी कि उसकी संतति आएगी। तो जो पहली पीढ़ी आएगी उसमें हमें जो पादप मिलेंगे वो सारे के सारे पादप कैसे होंगे? लंबे होंगे। सभी पादप लंबे प्राप्त होते हैं। सबसे पहला नियम आपको यह समझना है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूं ताकि साइड में आपको नियम भी समझा सकूं, ठीक है? तो ये यहां पे आपको मिला, ये क्या है? सारे के सारे लंबे हैं, सारे के सारे लंबे हैं। किस पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में, ठीक है? तो पहला जो नियम है वो भी क्या है? प्रभाविता का नियम। अब मेंडल के नियम पे आ गया हूं मैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम भी यही कहता है कि जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे का संकरण, बस कुछ नहीं, यहां की जो कुछ भी मैंने यहां किया वो मैं लिख रहा हूं इसको, शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया, तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही आए, लंबे पौधे ही मिले। ये चीज तो हमें दिख रही है कि जो शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ जब मेंडल ने करवाया तो उसको F1 पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये बिल्कुल सही है। अब यहां पे प्रभाविता का नियम क्या कहता है? इसका मतलब जब दो विपरीत गुण वाले दो विपरीत लक्षणों में संकरण करवाया जाता है। विपरीत गुणों में, एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, जब दो विपरीत गुण वाले लक्षणों में संकरण करवाएं तो उसमें से केवल एक F1 पीढ़ी में प्रकट कर पाता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा दूसरा अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम है। सिंपल सी बात मैंने आपको कह दी। अब कुछ लोगों को ये इतना लंबा लिख दिया तो डर लग रहा होगा। अरे भाई सोचो, आप समझो, मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी है। अगर आप समझोगे तो आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है, खुद लिख लोगे। मेंडल ने क्या किया? एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया और उसको रिजल्ट मिला, यानी कि जो F1 पीढ़ी थी उसमें सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो इसका अगर आप सोचेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि जब दो अलग अलग गुण वाले पौधों का संकरण करवाए, क्योंकि अलग गुण है, लंबा एक अलग है और बोना अलग है, तो दो अलग अलग गुण वालों का जब आप संकरण करवाएंगे तो उसमें से F1 पीढ़ी में अपने आप को केवल एक ही प्रकट कर पाएगा, केवल एक ही, कोई एक गुण अपने आप को प्रकट कर पाएगा, या तो लंबे वाला या बोने वाला। जो भी अपने आप को प्रकट कर पा रहा है वो प्रभावी लक्षण हो जाएगा। और यहाँ पे प्रभावी लक्षण लंबा है क्योंकि ये अपने आप को प्रकट कर पा रहा है, और जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता वो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये मेंडल का जो नियम है उसके अंदर क्या परिणाम आया और उसका फिर क्या कंक्लूजन निकला, ये मैंने यहाँ पे निकला है।
ठीक है, तो यही प्रभाविता का नियम है, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? ये प्रभाविता का नियम है। अब इसको नोट करो, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। फिर मैं यहीं पे आपको पृथक्करण का नियम समझाता हूं। मिटाऊं इसको, ये एकदम क्लियर है सबको? चलो चलो, अब हम दूसरा जो नियम है यहीं पे पढ़ेंगे, वो है पृथक्करण का नियम। वो क्या कहता है? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, प्रभाविता का नियम को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसको कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन बन सकता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम यही है। ये क्या कहता है? देखो, F1 पीडी तक समझ में आ गया। अब जो F1 पीडी में हमें जो पौधे मिले, मान लो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, इनके मध्य अब यहां पे ये हमने पर परागण करवाया है। अब ये जो पौधे मिले इनके मध्य हम स्व परागण करवाएंगे, है ना। मान लो ये पौधा लंबा, ये हमने दो पौधे ले लिए, एक मेल है एक फीमेल है ना। तो यहां पे हमने ये जो दो पौधे लिए इनके मध्य हम करवाएंगे स्व परागण। इनके मध्य क्या कराएंगे? स्व परागण कराएंगे। कैसे कराएंगे? सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने गैमेटोजेनेसिस नहीं लिखा क्योंकि एक ही बनेगा टी, और इधर से क्या बनेगा? टी, तो दोनों मिलकर के टी और टी बन गया। ये तो आपको समझ में आ ही गया। उसी प्रकार इसका जब गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो एक टी बनेगा और एक ये टी बनेगा। इसका जब करवाओगे तो एक ये टी और ये टी, दो गेमेट बन रहे हैं ना यहाँ पे तो समान प्रकार के गेमेट बन रहे हैं। ऐसा ही ये बनेगा, ऐसा ही ये बनेगा, तो इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना। सारे लंबे ही मिलेंगे भाई, इससे ये मिलेगा तो लंबा, इससे ये मिलेगा तो लंबा, इससे ये मिलेगा लंबा। यहाँ पे इससे ये मिलेगा तो ये बनेगा, इससे ये मिलेगा तो ये बनेगा, इससे ये बनेगा तो ये बनेगा, और इससे ये मिलेगा तो ये बनेगा। यानी कि अभी हमें 4 प्रकार के पौधे मिल गए। कितने प्रकार के पौधे मिल गए? 4 प्रकार के पौधे मिल गए। हालांकि इनको पनेट स्क्वायर में लिखा जाता है, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? सिंपल सी बात है, टी और टी इधर लिख दो, टी और टी इधर लिख दो। अब इनको आपस में इसके साथ गुना करेंगे, टी टी, ये टी टी, ये टी टी और ये टी टी। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि F2 पीडी है। ये कौन सी पीडी है? F2 पीडी है। ये F1 पीडी है, F2 पीडी है। अब F2 पीडी आप ध्यान से देखो, क्या F2 पीडी के अंदर सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं? नहीं। तो क्या F2 पीडी में सारे के सारे पौधे बौने प्राप्त हो रहे हैं? नहीं। यानी कि F2 पीडी के अंदर दोनों प्रकार के पौधे अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। केवल F1 पीडी ही थी जिसमें केवल एक ही प्रकार का पौधा अपने आप को प्रकट कर पा रहा था, जो प्रभावी था। लेकिन F2 पीडी में ऐसा नहीं है। F2 पीडी के अंदर दोनों प्रकार के पौधे अपने आप को प्रकट कर पा रहे हैं। कैसे? ये हो गया आपका शुद्ध लंबा, ये हो गया आपका शुद्ध बोना, और ये हो गया आपके हाइब्रिड लंबे, है ना। तो ये चीज है। अब इसके अंदर आप कहेंगे सर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हमें बताएं। तो देखो, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो हमें बाहर से दिखाई देता है। तो बाहर से हमें क्या दिखाई देता है? लंबा या बोना, दो ही चीज हम बाहर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लंबे कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3। ये भी लंबा है और ये भी लंबे है। हालांकि ये हाइब्रिड लंबे है और ये प्योर लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:1। और अगर मैं बात करूं जीनोटाइपिक रेशियो, यानी कि अंदर से जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसा है, तो वो इसका अलग है, इन दोनों का सेम है, और इसका अलग है। यानी कि 1:1:1, है ना। ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बोना, और ये दो हाइब्रिड लंबे। जेनेटिक मेकअप दोनों का अलग अलग होता है। तो ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन हमारा जो मकसद है वो तो पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? हमें तो ये चीज पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज हमें पढ़नी है। ये क्या कहता है पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। इस नियम के अनुसार दो लक्षणों का सम्मिश्रण कभी नहीं होता। हालांकि F1 पीडी में केवल प्रभावी, अब प्रभावी लक्षण कहो या अलील कहो एक ही बात है, ये तो आप समझ चुके होंगे। प्रभावी अलील ही
अपने आप को प्रकट कर पाती है। लेकिन F2PD में दोनों अलील अपने आप को प्रकट कर देती हैं, अर्थात दोनों प्रकार के पौधे मिलते हैं। इस नियम को आप रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे। ये रटना नहीं है, ये अपने मन से आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आपको क्लियर है तो ये आप अपने आप मन से बना सकते हैं। बस बात इतनी सी ध्यान में रखनी है कि शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ करवाया जाता है। जैसे F1PD में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, इसका मतलब F1PD में दोनों पौधों में से कोई एक पौधा ही अपने आप को प्रकट कर पाएगा। फिर जो F1PD में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनके मध्य स्व परागण करवाया जाता है, और उनके मध्य जब स्व परागण करवाएंगे तो हमें F2PD मिलेगी। F2PD में दोनों प्रकार के पौधे मिलते हैं, यानी कि लंबे पौधे भी मिलते हैं या बौने पौधे भी मिलते हैं। ठीक है, तो यही बात मैंने यहां पे लिखी कि ये जो नियम है ये कहता है कि दो लक्षणों का मिश्रण कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कहने का, हमें यहाँ पे क्या लगता है, हमें ये लगता है कि लंबा और बोना दोनों मिल करके लंबे पौधे बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। बोना आपका अलग लक्षण है और लंबा अलग लक्षण है। ये अलग बात है कि F1PD में केवल जो प्रभावी होगा वही प्रकट कर पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दोनों लक्षण मिस हो गए, दोनों जो कैरेक्टर है वो मिक्स नहीं हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है। तो यही बात मैंने यहाँ पे क्लियर की है कि दोनों लक्षणों का मिश्रण कभी नहीं होगा। हालांकि F1PD में केवल प्रभावी अलील ही अपने आप को प्रकट करती है, लेकिन F2PD में दोनों अलील अलग अलग हो जाती है, दोनों अलग अपने आप को प्रकट कर देती है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो ये नियम कौन कहता है? पृथक्करण का नियम, मतलब पृथक पृथक हो जाते हैं। कब? F2PD के अंदर। यही तो बात है, यही तो पृथक्करण का नियम है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दो नियम आपको मैंने बता दिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम नियम जो प्रभाविता का नियम है और द्वितीय नियम जो पृथक्करण का नियम है, ये मेंडल के एक संकर्ण संकरण पर आधारित है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है मेंडल के एक संकर्ण संकरण पर आधारित नियम कौन से है, आपको दोनों याद रहने चाहिए। क्वेश्चन को कैसे भी बनाओ आपको यह पता होना चाहिए कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम एक संकर्ण संकरण पर आधारित है, बस। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे नियम पे। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मिटा दूंगा क्योंकि तीसरा जो नियम है वो मेंडल के किसके आधारित जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द्विसंकर संकरण है, उस पर आधारित है। ठीक है, तो इसको मैं अब मिटाऊंगा। चलो, तीसरे नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कहता है तीसरा नियम? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो नियम है ये मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम में आप सिंपल सी एक बात याद रख लेना, द्विसंकर संकरण यहां पे मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा है, आधा घंटा उसमें ही चला जाएगा। तो नियम सिंपल सा इतना कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का कि जब नियम क्या कहते हैं, इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि जब दो अलग अलग विशेषक को आप संकरण में शामिल करेंगे, जब एक संकरण के दौरान दो लक्षणों को या दो जोड़ी विशेषक को एक ही बात है, मैं दो लक्षण कहूं या दो जोड़ी विशेषक कहूं, इसलिए तो मैंने पहले आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर की कि लक्षण के दो अलग अलग रूप ही विशेषक कहलाते हैं। तो दो लक्षण या दो जोड़ी विशेषक,
एक ही बात है, ठीक है। तो एक संकरण के दौरान दो लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है। उनमें से एक लक्षण को दूसरे से, एक लक्षण जो है उसको, एक लक्षण का पृथक्करण दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। नियम क्या कहता है, एक संकरण के दौरान अगर आप दो जोड़ी विशेषक को ले रहे हैं या दो लक्षणों को ले रहे हैं, तो उसमें से जो एक लक्षण है ना, वो दूसरे लक्षण से पृथक हो सकता है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि मुझे पृथक होना है तो तू कहेगा तो होगा, ऐसा नहीं है। वो अपने आप जो है वो उसके ऊपर बिना डिपेंड हुए अलग हो सकता है। इसे इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक संकरण के दौरान कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक संकर संकरण है। नहीं, एक संकर संकरण का मतलब है एक संकरण में हम एक लक्षण को ले रहे हैं तो उसे कहेंगे एक संकर संकरण। अगर हम एक संकर में दो लक्षणों को ले रहे हैं तो उसे कहेंगे द्विसंकर संकरण। फिर से कह रहा हूं, समझ लो। एक संकर संकरण का मतलब है हम एक संकरण में एक ही लक्षण को ले रहे हैं तो एक संकर संकरण, और एक संकरण में जब हम दो लक्षण को ले रहे हैं तो वो हो जाएगा द्विसंकर संकरण। जैसे कि हम इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अंदर सीड का शेप ले रहे हैं और सीड का कलर ले रहे हैं, तो ये दो अलग अलग लक्षण हम ले रहे हैं। तो वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दो लक्षण जो आप ले रहे हैं, मान लो सीड का शेप और सीड का कलर, तो जो सीड का शेप है वो सीड के कलर से पृथक हो सकता है बिल्कुल उसके ऊपर बिना डिपेंड किए। समझ रहे मेरी बात को? सीड का शेप जो है वो सीड के कलर से बिना उसके ऊपर डिपेंड किए एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे की है। तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है जो मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये हमारा दूसरा पार्ट यहाँ पे क्लियर होता है। पहला टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली आनुवंशिक से संबंधित, और दूसरा मेंडल के नियम। अब एक तीसरा पार्ट हमारा बच रहा है, छोटा सा पार्ट है वो, और वो पार्ट क्या है? बहुत सिंपल है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तीसरा पार्ट अब हम करने जा रहे हैं, और 3 पॉइंट की बात मैंने की थी कि हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। तीसरा हमारा है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं, मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण का आधार है, यानी कि किसके बेसिस पे लिंग का हम निर्धारण करते हैं, तो वो गुणसूत्रीय आधार है ना। गुणसूत्र के बेसिस पे हमें पता चलता है ये नर है या मादा है। लिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है नर और मादा के अंदर पहचान करना। तो अब आप कहेंगे सर ये तो गुणसूत्र के आधार पर ही होता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ जीव होते हैं जिनमें गुणसूत्र नहीं होता है, उसके अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं जिसके आधार पर उनमें लिंग निर्धारण होता है। कैसे? कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर वातावरण है, वातावरण का आधार है। मतलब अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो नर बनेंगे, या बहुत ज्यादा सर्दी है तो वहां पे वो मादा बनेंगे। या फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अगर मादा के जो है बिल्कुल मादा के पालन पोषण में वृद्धि कर रहे हैं तो वो नर बनेंगे, और मादा से अलग वृद्धि कर रहे हैं तो वो वहां पे क्या बन जाएंगे? मादा बन जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार हो सकता है लिंग निर्धारण का, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। हमें मनुष्यों में लिंग निर्धारण की बात की है, और मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण का आधार है, आधार का मतलब किसके आधार पर लिंग निर्धारण होता है, तो वो आधार है गुणसूत्रीय आधार। गुणसूत्रीय आधार, और गुणसूत्र में भी कौन से? अंतिम गुणसूत्र, अंतिम जोड़े जो है, अंतिम जोड़ा गुणसूत्र जो है वो होता है। ठीक है, मैं एक बात आपको लिख रहा हूं, हमारे शरीर में, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में, सभी कोशिका कौन सी हो सकती है? उसमें आपकी दैहिक कोशिका भी हो सकती है और उसमें आपकी जनन कोशिका भी हो सकती है। सभी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं।
ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। इन 23 जोड़ों में से जो प्रथम 22 जोड़े हैं, प्रथम 22 जोड़े नर व मादा दोनों में समजात होते हैं, दोनों में समजात होते हैं। मैं समझाऊंगा एक एक करके, ध्यान से सुनो। अंतिम जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है, यह नर में ये मादा में तो समजात होता है, लेकिन नर में विषमजात होता है। यहां पे जो मैंने बातें लिखी हैं उसको मैं समझा रहा हूं, आप भागिए मत। देखिए, हमारा जो शरीर है, प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। चाहे वो हमारे शरीर की दैहिक कोशिका हो, दैहिक कोशिका का मतलब जनन कोशिका के अलावा, यानी कि जो आपका शुक्राणु है और अंडाणु है, उसके अलावा जितने भी कोशिका है, उन सब के अंदर क्या होता है, उन सबको हम दैहिक कोशिका कहते हैं। तो उनके अंदर भी 46 है, जनन कोशिका में भी 46 गुणसूत्र है। अब जो देही कोशिका में जो गुणसूत्र है वो दैहिक कार्य करेंगे, जैसे कि देही कोशिका के अंदर जो प्रथम 22 जोड़े गुणसूत्र है वो दैहिक कार्य करते हैं, जैसे कि आंखों के लिए या फिर हमारे हृदय के विकास के लिए, सब कुछ अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो अंतिम जोड़ा गुणसूत्र है, यानी कि 23वां जोड़ा जो है, या 45 और 46 नंबर जो क्रोमोजोम है, ये मनुष्य में लिंग निर्धारण करते हैं। ये मनुष्य में क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब जो प्रथम जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये समजात होते हैं, मतलब समान आकृति के होते हैं। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो अंतिम जोड़ा गुणसूत्र है वो नर के अंदर अलग अलग आकृति का होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नर के अंदर गुणसूत्र भी अलग अलग होते हैं, एक एक्स होगा एक वाई होगा, जबकि मादा में क्या होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके एक्स होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो नर के अंदर कौन से हो जाएंगे, नर के अंदर जो लिंग गुणसूत्र है वो हो जाएगा एक्स और वाई। ठीक है, और मादा के अंदर कौन से हो जाएंगे, मादा के अंदर हो जाएंगे एक्स और एक्स, है ना। तो ये हो जाएंगे समजात और ये हो जाएंगे विषमजात। समझ रहे मेरी बात को? मादा के अंदर जो लिंग गुणसूत्र है वो एक्स एक्स ही होते हैं, नर के अंदर क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण का आधार क्या है, गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर भी कौन से गुणसूत्र, 23वां जोड़ा या अंतिम जोड़ा, या 45 या 46 नंबर, दो तरीके के क्वेश्चन। तीसरा प्रकार का क्वेश्चन है, नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमजात, यानी कि दोनों की आकृति अलग अलग होती है। एक्स जो होता है ना, एक्स ये बड़ा होता है और वाई जो होता है ये छोटा होता है। तो दोनों की आकृति अलग अलग होगी ना, इसीलिए तो विषमजात कहते हैं। तो ये आपको समझना है। मादा के अंदर कैसे होते हैं, समजात होते हैं। दोनों गुणसूत्र मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र दोनों समान ही होते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब मान लो, देखो कोई भी कोशिका है ना, ये मान लो नर है, ठीक है, और ये मादा है। दोनों की जनन कोशिका है, ये नर की जनन कोशिका है और ये मादा की जनन कोशिका है। समझ रहे? अब इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। इसके अंदर भी 44 प्लस एक्स वाई है। थोड़ा सा अच्छा इसको मैं बना देता हूं बड़ा करके। ये नर की कोशिका है जिसमें 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम है, क्योंकि ये अंतिम गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र है। और ये मादा की कोशिका है जिसमें 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र है। ये मादा की, ये नर की। समझ रहे मेरी बात को? जनन कोशिका है। अब इनके अंदर सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस। जैसा कि आपको पता है जनन कोशिका में हमेशा मियोसिस होता है ना। तो इनके अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री से ये क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, यानी कि 22 प्लस एक्स
और 22 प्लस वाई, ये दो प्रकार की यहां पे कोशिका बन गई अर्धसूत्री विभाजन से। इसका करोगे तो इसमें भी क्या बनेगा 22 प्लस एक्स, और दूसरा भी क्या बनेगा 22 प्लस एक्स, ये हो गया। अब जब इनके अंदर क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, तो क्या होगा, देखो ये जब मिलेगी आपस में तो या तो ये इसके साथ मिल सकता है तो क्या बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा, या फिर ये इसके साथ मिल सकता है तो यहां पे भी क्या बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा। अब ये इसके साथ मिलेगा तो 44 प्लस एक्स वाई बनेगा, और ये इसके साथ मिलेगा तो 44 प्लस एक्स वाई बनेगा। ये निषेचन मैं करवा रहा हूं, उस समय की बात है। तो यहां पे आप देखिए ये दोनों लड़की है और ये दोनों लड़के हैं, यानी कि लड़की और लड़के होने की संभावना 50-50% है, 50-50% संभावना है। लड़का या लड़की होने की संभावना 50-50 होती है ना। लड़का और लड़की होने के अंदर आप डिफरेंस नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर बराबर चांसेस है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि लड़का होने की संभावना भी 50% है और लड़की होने की संभावना भी 50% है। और ये तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये यहाँ तक हमने आज जो पढ़ा है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, और इसके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम मनी जाने पे अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ने वाले हैं, जो भी बहुत एक अच्छा टॉपिक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।